मैं हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं इस प्रणाली से गुजर चुका हूं दोस्त। जानता हूँ ये कैसे काम करता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। पास होना। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। सभी आप जो कुछ मूर्खतापूर्ण स्वीकारोक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वह आपको नहीं मिलने वाली है। 2011 की एक सामान्य सी शाम को स्थानीय 7-11 में खतरे की घंटी बजने लगी। स्थानीय पुलिस विभाग में सशस्त्र डकैती की रिपोर्टें आने लगीं, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो संदिग्ध कहीं नजर नहीं आया। जब खोज का दायरा बढ़ाया गया तब माना जाता है कि पुलिस ने पास के एक घर में हलचल सुनी और जब कोई और सुराग नहीं मिला तो वे अंदर घुस गए और वहां एक जाने माने हेरोइन के आदी व्यक्ति को बंदूक के साथ बैठे हुए पाया। कोई और सबूत न होने के कारण उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए ले गए। इस तथाकथित नशेड़ी का नाम था जेफ पियर्सन, वही व्यक्ति जिसने डकैती की थी। और आगे जो हुआ वह इतिहास में उन गिने चुने मौकों में से एक के रूप में दर्ज है जब किसी व्यक्ति ने अकेले ही पुलिस को उन्हीं के खेल में मात दे दी, वो भी उस दौरान जब वह भयानक हेरोइन की तड़प से गुजर रहा था। ये वही होता है जब संदिग्ध पुलिस से ज्यादा चालाक निकलता है। अगले 24 घंटे पुलिस कैमरों में इंटरव्यू रूम के अंदर रिकॉर्ड किए गए, लेकिन इस तरह की ज्यादातर फुटेज के विपरीत इसे सबसे पहले संदिग्ध के अपने YouTube चैनल पर 25 सितंबर 2011 को अपलोड किया गया था। यही वह पहली निशानी है जो जेफ को पूछताछ समुदाय में एक पंथ व्यक्ति और किंवदंती बनाती है। जेफ को लगभग पूरे एक दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया, लेकिन तीनों पूछताछ सत्रों की सारी फुटेज मिलाकर मुश्किल से 15 मिनट की थी। चूंकि डकैती और गिरफ्तारी जॉर्जिया राज्य के भीतर हुई थी, इसलिए आमतौर पर न्यूनतम सजा लगभग 10 साल की कैद होती है, जो अधिकतम बिना पैरोल के उम्र कैद तक जा सकती है। लेकिन यह सामने आया कि जेफ को इस सजा का 1 मिनट भी नहीं काटना पड़ा और कई दशकों तक सलाखों के पीछे रहने के बजाय उसने एक दिन ड्रिंक्स और कैंडी का आनंद लेते हुए बिताया। साथ ही पुलिस हिरासत में क्या करना चाहिए इसकी एक मास्टर क्लास भी दी। आगामी फुटेज में हमें बेहद विस्तार से दिखाया गया है कि पुलिस आप पर कौन कौन से तरीके आजमाएगी और कैसे आप एकदम प्रोफेशनल की तरह उनसे बच सकते हैं। फुटेज की शुरुआत होती है जिसमें जेफ को जेल की वर्दी में बिना खिड़की वाले एक छोटे से कमरे में हथकड़ी लगाए हुए दिखाया गया है। यह स्पष्ट है कि उस पर पहले ही कार्यवाही हो चुकी है और उसने कुछ समय कोठरी में बिताया है, संभवतः तब जब पुलिस ने साक्ष्य जुटाने और उससे पूछताछ करने की तैयारी में कुछ समय बिताया था। क्या मैं गिरफ्तार हूँ? अभी के लिए मैं गिरफ्तार हूँ। हाँ, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन बात करने से पहले आपको अपने बारे में बताने से पहले मुझे आपके अधिकार पढ़ने होंगे, ठीक है? मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? मुझे पहले आपके अधिकार पढ़ने हैं। आरोप डकैती का है, ठीक? जेफ तुरंत पूछता है कि क्या वह गिरफ्तार है और किस आधार पर। पहले ही पल से यह स्पष्ट है कि जेफ ने अपनी रिसर्च की है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको ठीक यही करना चाहिए। यहाँ से 2 विकल्प हैं। अगर आपको गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है तो आप यह भी कह सकते हैं कि आपको रुककर सवालों के जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं है और आपको पूछताछ से पूरी तरह से जाने की आजादी है। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप तुरंत वकील की मांग कर सकते हैं और जब तक आपको वकील नहीं मिलता तब तक चुप रह सकते हैं। ये विकल्प आपको पुलिस को रोकने का सबसे अच्छा मौका देते हैं और आपको अपनी सबसे अच्छी रक्षा तैयार करने की अनुमति देते हैं। मजेदार बात यह है कि जब आपको अमेरिका में गिरफ्तार किया जा रहा होता है तो अधिकारी को कानूनी रूप से आपको इसकी याद दिलाना अनिवार्य होता है। सुनिए, यह जासूस जेफ को मिरांडा चेतावनी कैसे पढ़कर सुनाता है। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो कहेंगे वह आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकता है। सवाल जवाब से पहले वकील से बात करने का हक है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं तो वकील उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप बिना वकील के जवाब देने का फैसला करते हैं तब भी आपके पास जवाब देना बंद करने का अधिकार रहेगा। क्या ये समझ में आता है? आपने ये बातें पहले भी सुनी होंगी, है ना? ये तीनों बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आम नागरिक अक्सर गिरफ्तारी के डर के कारण इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसके साथ ही क्योंकि हम इन बातों को पुलिस शो और फिल्मों जैसी मीडिया में इतनी बार सुनते हैं, ज्यादातर लोग जब उन्हें ये अधिकार पढ़कर सुनाए जाते हैं तो वे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में उन्हें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है जो पुलिस हिरासत में रहते हुए आपको सुरक्षित और संरक्षित रहने में मदद करती है। हालांकि इस जासूस ने यह नहीं बताया कि अगर आप गिरफ्तारी के दौरान वकील की मांग करते हैं तो वे आपसे पूछताछ जारी नहीं रख सकते और आपको यह पूर्ण निर्विवाद अधिकार है कि जब तक आपको वकील उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक आप उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकते हैं।
जासूस अधिकारों को पढ़ने के बाद जेफ के अतीत पर एक तंज कसता है, जिसका उद्देश्य उसे अवचेतन रूप से यह याद दिलाना है कि वह पहले से ही एक दोषी अपराधी है। क्या आप अपने अधिकार समझते हैं? क्या आप अपने अधिकार समझते हैं जेफ? हाँ या नहीं? क्या आप समझते हैं? हमें आपसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हम यहाँ काफी देर तक बैठ सकते हैं दोस्त। मुझे बस चाहिए कि आप मुझे हाँ या नहीं में जवाब दें। क्या आप अपने अधिकार समझते हैं? आइए उस सवाल को निपटा लें। क्या आप समझते हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया? क्या आप समझते हैं जो मैंने आपको पढ़ा? जेफ को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसे चुप रहने का अधिकार है और वह ठीक यही करने का फैसला कर रहा है। यहीं पर मुख्य जासूस अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मकसद यह दिखाना था कि जेफ की चुप्पी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जितनी देर चाहे वहां बैठ सकता है। लेकिन ऐसा शारीरिक हाव भाव आमतौर पर किसी न किसी बेचैनी का संकेत देता है। ये साफ है कि जासूस जानता है कि उनके लिए ये कुछ मुश्किल घंटे होने वाले हैं। अगर आपके पास कुछ है जो साबित करता है कि आपने डकैती नहीं की तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पुलिस वाला, अरे नहीं, आमतौर पर मैं ही बदतमीज होता हूँ। तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मैं हूँ। अगर हम दबदबे की बात करें तो जेफ ने अभी अभी पुलिस वालों की सारी चालें उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या नहीं, बस जानना चाहता हूँ क्या तुम समझे जो मैंने पढ़कर सुनाया? तो क्या मैं गिरफ्तार हूँ? हाँ, तुम गिरफ्तार हो। तो फिर मुझे वापस सेल में ले जाओ। मैं तुम हरामियों से बात नहीं करता। ठीक है, अब हो गया। इस पूछताछ के पहले द्वार में जेफ